गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमने पहले भाग में देखा था कि किस प्रकार से यूरोप में स्थिति थी और राजनीतिक स्थितियां थी और किस प्रकार से वहां पर सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे। उन परिवर्तनों के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, रूसी क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस रूसी क्रांति में हम लोग मुख्यतः 5 बिंदुओं का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूसी क्रांति होने से पहले रूसी साम्राज्य किस प्रकार से था, वहाँ पर किस प्रकार से राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति थी, अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक स्थिति कैसी थी और वहाँ की सामाजिक संरचना कैसी थी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद में रूस में समाजवाद का विकास कैसे होता है, उन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। और फिर 1905 की जो क्रांति है, जो रूसी क्रांति का एक चरण या अंग माना जाता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। और इसी बीच फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, और उस प्रथम विश्व युद्ध का रूसी साम्राज्य पर क्या प्रभाव होता है और उसके क्या परिणाम निकलते हैं, उन बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूसी क्रांति। तो वैसे देखा जाए तो 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। मतलब अक्टूबर 1917 में समाजवादियों ने रूस पर पूर्ण रूप से कब्जा किया था। इस प्रकार से फरवरी 1917 में राजशाही का पतन होता है वहाँ पर, और अक्टूबर में पूर्ण क्रांति हो जाती है। तो ये फरवरी 1917 व अक्टूबर 1917 ये दो महत्वपूर्ण घटनाओं को मिलकर रूसी क्रांति कहा जाता है, या रूसी क्रांति शुरुआत वहाँ से हुई थी फरवरी 1917 में, जहाँ से राज शासन को, वहाँ के जार शासक को पूरी तरह से गद्दी से हटा दिया जाता है और बाद में पूर्ण रूप से समाजवादियों का कब्जा होता है अक्टूबर में। तो इन दो घटनाओं को ही मुख्यतः रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्रांति के समय रूस की राजनीतिक एवं सामाजिक हालत क्या थी, उसके बारे में हम लोग एक नज़र डालेंगे। तो रूसी साम्राज्य 1914 में, प्यारे बच्चों, 1917 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। ये निरंकुश शासक था। इसमें मॉस्को के आसपास के इलाके के अलावा फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस जैसे कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। बहुत बड़ा साम्राज्य था ये। रूस के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग यहाँ बहुमत में थे। इसके अलावा साम्राज्य में कैथोलिक पंथ के, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन, मुस्लिम समुदाय और बौद्ध समुदाय के लोग भी इस रशिया में या रूसी साम्राज्य में रहते थे। यहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज की रचना कैसी थी, देखिए प्यारे बच्चों। 20वीं सदी के शुरुआत में रूस की आबादी की लगभग 85% जनता खेती पर निर्भर थी। शायद ही यूरोप के किसी देश में इतने प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर होगी। किसान बाजार के लिए पैदावार करते थे, बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करते थे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ वो बाजार में बेचने के उद्देश्य से ये लोग उत्पादन करते थे। और इसीलिए रूस एक अनाज का बहुत बड़ा निर्यातक था उस समय। दूसरी तरफ यूरोप के फ्रांस और जर्मनी में लगभग 40% से ही अधिक लोग खेती नहीं करते थे। इस तुलना में रूस में काफ़ी अधिक किसान थे। वैसे अन्य यूरोपियन देशों की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में रूस को पिछड़ा माना जाता था, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक विकास नहीं हुआ था। जो भी हुआ था बहुत ही धीमा हुआ था।
उद्योग वहाँ बहुत ही कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे, जो भी वहाँ उद्योग थे। ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों के वर्कशॉप के साथ साथ बड़े कारखाने थे। मतलब वहाँ दो प्रकार के उत्पादन केंद्र थे। एक तो कारीगरों के अपने छोटे मोटे वर्कशॉप थे जहाँ पर वस्तुएं बनाई जाती थी, और कुछ जो है बड़े कारखाने भी थे। बहुत सारे उद्योग 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब वहाँ रेल का विकास हुआ था। विदेशी और इस रेल के विकास के कारण जब उद्योगों का विकास वहाँ पर होना शुरू हुआ, तो वहाँ के लोगों ने मतलब विदेशी निवेश की मात्रा भी बढ़ी। तो अन्य देश के लोग भी वहाँ आकर कारखाने स्थापित करने लगे। परिणाम स्वरूप रूस के कोयला उत्पादन में दोगुना और स्टील में 4 गुना वृद्धि हुई थी। इसलिए कारीगरों और मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो गई। तो इस प्रकार से ये अर्थव्यवस्था थी यहाँ की। अधिकतर कारखाने निजी थे, पूंजीपतियों के अधिकार में थे। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलती रहे और काम के पाली के घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए एक सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए नाकामयाब होते थे। यानी कि जो पूंजीपति बड़े बड़े कारखाने वाले जो लोग हैं, मालिक थे, वो मजदूरों को बहुत ही न्यूनतम वेतन व अधिक घंटे तक काम लेते थे। सरकारी वहाँ इंस्पेक्टर होने के बावजूद भी वो पूर्ण रूप से सफल नहीं होता था। वर्कशॉप में काम की पाली सामान्यतः 15 घंटे तक खींच जाती थी, क्योंकि वो अपने उनके खुद के वर्कशॉप होते थे, तो लगभग 15 घंटे तक वो काम करते थे। तो कारखाने में लगभग 10 से 12 घंटे काम करने पड़ते थे एक पाली के। मजदूर को रहने के लिए कमरे से लेकर डॉर्मेटरी की व्यवस्था वहाँ पर थी कारखानों में। दूसरी तरफ सामाजिक स्तर पर ये मजदूर बटे हुए थे। मतलब मजदूरों में भी पूरी तरह से अलग अलग वर्गीकरण था। जैसे कुछ मजदूर अपने गांव से संबंध बनाए हुए थे, शहर में जाने के बावजूद भी वो गांव नहीं भूले थे। कुछ शहर में ही बस गए थे। मजदूरों में योग्यता और दक्षता के आधार पर भी फर्क था। जैसे धातु कर्मी जो मजदूर होते थे, धातु का काम करने वाले, वो खुद को साहब मानते थे। मतलब सभी जो कारीगर या मजदूर होते, उसमें सबसे ग्रेट ये धातु कर्मी मजदूरों को माना जाता था, क्योंकि इस काम के लिए अधिक प्रशिक्षण एवं निपुणता की आवश्यकता, ट्रेनिंग और स्किल की आवश्यकता थी। इसलिए ये लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। इस प्रकार से सामाजिक स्तर भी पूरी तरह से ये मजदूर बटे हुए थे। कोई वरिष्ठ, कोई श्रेष्ठ, कनिष्ठ, उसी प्रकार से सैलरी। 1914 में फैक्ट्री में महिला मजदूरों की संख्या 31% थी पुरुषों की तुलना में, लेकिन उन्हें पुरुषों की तुलना में बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। ये एक असमानता थी। मजदूरों के बीच यह फासला केवल वेतन तक या स्तर तक नहीं था, तो उनके कपड़े, पहनावे और व्यवहार में भी अलग साफ दिखाई देता था। हालांकि मजदूरों ने एक दूसरे को मदद करने के लिए संगठन बनाए थे, लेकिन ऐसे संगठनों की संख्या बहुत ही कम थी। इन अंतरों के बावजूद भी जब किसी मजदूर को नौकरी से निकाल दिया जाता था या मालिक से कोई शिकायत होती थी, तो सभी मजदूर एकजुट होकर हड़ताल करते थे। फिर यहाँ पर उच्च स्तर, निम्न स्तर, श्रेष्ठ, कनिष्ठ इस प्रकार का भाव नहीं होता था। सभी मजदूर भावना से फिर उसका वो विरोध करते थे और उसके विरोध में वो हड़ताल करते थे। देहातों की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंती राजशाही, मतलब राज और राजा परिवारों का, नवाबों का, सामंतों का अधिकार था। तो दूसरी तरफ ऑर्थोडॉक्स जो चर्च था, यानी कि पादरियों का भी पूरी तरह से जमीन पर अधिकार था। ज्यादातर किसान जो थे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, रूस के किसान ऐसे थे जो सामंतों और नवाबों का पूरी तरह से सम्मान नहीं करते थे, क्योंकि इन्हें ये जो सम्मान केवल किससे मिला था? राजा की ओर से मिला था, नवाबों और सामंतों को। किसानों का ये शोषण करते थे, इसीलिए ये लोग उनका सम्मान नहीं करते। तो दूसरी तरफ हमने देखा था कि यूरोपियन देशों में शुरू में किसान लोग राजाओं का समर्थन करते थे, सम्मान करते थे। ये फर्क है रूस के किसानों के और यूरोपियन किसानों में, ये बहुत बड़ा अंतर है। रूसी किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दिया जाए। ध्यान से सुनिए बच्चों,
रूसी किसान जो है वो उनका कहना था कि नवाबों के पास जो जमीन पड़ी है वो किसानों में बांट दिया जाए। यहाँ तक कि ये किसान लगान भी नहीं चुकाते थे सामंतों को, जमींदारों को। कई जगह तो जमींदारों को उन्होंने हत्या भी कर दी। ऐसी घटनाएं 1902 में दक्षिणी रूस में और 1905 में पूरे रूस में ऐसी घटनाएं घटने लगी। इससे एक बात साफ होता है प्यारे बच्चों कि रूस के जो किसान है, इस रूस के किसानों में समाजवाद की भावना फूट फूट कर भरी थी। यानी कि जो वो लोग कहते थे कि जमीन पूरे किसानों को बांट दिया जाए, ये जो भावना है ये समाजवाद की भावना है। रूसी किसान बाकी यूरोप के किसानों से भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीनें अपने कम्यून को सौंप देते थे। कम्यून का मतलब होता है यहाँ पर कि उस गांव के लोग जो है अपने गांव का संचालन करने के लिए कुछ लोगों को वो लोग सिलेक्ट करते थे। उनकी एक छोटी सी, कहते हैं हम लोग, परिषद होती थी। उस परिषद जो पूरी तरह से गांव के बारे में निर्णय लेते थे, लाइक दैट आवर ग्राम पंचायत। तो इस प्रकार से कम्यून और मीर को ये सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटते थे। तो ये जो जमीन बांटने का तरीका है ये एक प्रकार से समाजवाद विचारों से प्रेरित था या एक प्रकार से समाजवादी विचारों को अनुकूल था। और इसी बीच रूस में किस प्रकार से समाजवाद स्थापित होता है। वैसे देखा जाए तो 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैरकानूनी थी। माफ कीजिए, जार जो था, जार ने पूरी तरह से उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था। 1898 में मार्क्स के विचारों को मानने वाली वहां पर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जिसको हिंदी में रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का वहां पर गठन हुआ 1898 में। ध्यान दीजिए, 1898 में मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई। सरकारी आतंक के कारण, क्योंकि ऐसे पार्टियां का गठन करने के लिए अनुमति नहीं थी, तो सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। पार्टी ने अखबार भी निकाला था, उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम ये लोग आयोजित करते थे। इस प्रकार से इस रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का काम था। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान समय समय पर जमीन बांटते हैं, यही समाजवादी भावना है। अभी तक मैंने जिसका जिक्र किया था यही है। और इस आधार पर उनका मानना था, मतलब समाजवाद में कुछ नेता ऐसे थे कि ये जो रूसी किसान जो है ये जो जमीन आपस में बांटते हैं ये एक समाजवादी भावना के अनुरूप है। और इसीलिए उनका मानना था कि रूस में अब क्रांति मजदूर नहीं करेंगे किसान, क्योंकि किसानों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में थी। लगभग 85% लोग वहां पर लगभग किसान या खेती करते थे। और इसीलिए उन नेताओं का कहना था कि अब रूस में जो है समाजवादी क्रांति का नेतृत्व अभी मजदूर नहीं करेंगे, अब वो करेंगे कौन? किसान करेंगे। और उन्होंने कहा कि अब किसानों के नेतृत्व में ही रूस में समाजवादी क्रांति होगी और विश्व में सबसे पहले समाजवादी क्रांति सफल साबित होगी और वो होगी रूस में। ऐसा कुछ समाजवादी विचारवंतों का कहना था। 19वीं सदी में रूस के ग्रामीण इलाके में समाजवादी काफी सक्रिय थे। 1900 में उन्होंने एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांति पार्टी का गठन किया। इस पार्टी ने किसानों को अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जों वाली जमीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारी से सहमत नहीं। तो जिस प्रकार से सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी ने ये मांग की कि जो सामंतों के कब्जे वाली जो जमीनी है वो फौरन किसानों में बांट दिया जाए, इस प्रकार के एक गुट जो है इस पार्टी के, इन्होंने मांग की। लेकिन उसमें जो क्रांतिकारी समाजवादी क्रांतिकारी थे ये लोग इससे सहमत नहीं थे और इसमें फिर दो गुट बन गए, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। एक था बोल्शेविक पार्टी। तो बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन का मानना था कि किसान आपस में बटे हुए हैं। अभी तक हमने देखा था कि कैसे वो लोग पूरी तरह से, कोई गांव में है, कोई वहाँ है, कोई अपनी खेती करता है, कोई सामंतों की खेती करता है, कोई बड़े पूंजीपतियों की यहाँ नौकरी करता है। तो ये लोग, लेनिन का मानना था, जो बोल्शेविक पार्टी का नेता कहा जाता है, जो आगे बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है।
किसान आपस में बटे हुए और उनमें एकजुटता नहीं है। कुछ किसान गरीब है तो कुछ अमीर है, कुछ मजदूर थे तो कुछ पूंजीपतियों की यहाँ नौकरी करते थे। इसी अंतर के कारण किसान समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार का विचार बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन का कहना था। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन सोचते थे कि जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए, और किसानों की पार्टी अगर बनाएंगे हम तो शायद उसमें अनुशासन नहीं रहेगा, और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर पार्टी का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा था मेंशेविक पार्टी का, जिसका नेतृत्व इराकी करता था। इनका मानना था कि पार्टी में सभी को सदस्यता देनी चाहिए, चाहे वो मजदूरों, किसानों, और पार्टी को बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से पार्टी के अंदर ही दो विचार थे, एक उग्रवादी थे तो दूसरे थोड़े धीरे धीरे परिवर्तनवादी थे। इसी बीच 1905 में किस प्रकार से क्रांति की शुरुआत होती है, द 1905 रिवॉल्यूशन। रूस एक निरंकुश राजशाही वाला देश था। हमने देखा है 20वीं सदी में जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था, मतलब वहां पर कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रीय संसद में जाते थे, लेकिन उस संसद का जार पर कोई नियंत्रण नहीं था, वो पूरी तरह से स्वतंत्र और निरंकुश था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 में क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर और साथ में किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। पोलैंड के राष्ट्रवादी लोग और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक, जिसको जदीदियों के नाम से जाना जाता है, जदीदियों मतलब ये मॉडर्न आधुनिक विचारों से प्रभावित होकर जो विकसित होना चाहते हैं, आधुनिकीकरण के ये समर्थक थे, उनको जदीदियों के कहा जाता था। ये ऐसा मुस्लिम समुदाय है जो आधुनिकीकरण को स्वीकृत करता है। तो इन्होंने भी इसको समर्थन किया। 1904 में इसी बीच रूस में भारी मात्रा में वस्तुएं महंगी हुई, मजदूरों के वेतन में 20% तक गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में तेजी आ गई थी। 1904 में गठित असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को पितुलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया, तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। एक ऐसी घटना हो गई कि रशियन वर्कर्स के 4 सदस्य जो है, ये रशियन वर्कर्स एक संगठन है, तो उनके 4 सदस्यों को उस आयरन वर्क्स, जो पितुलोव आयरन वर्क्स के नाम से जो फैक्ट्री थी, वहाँ से उनको निकाल दिया। तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे कम किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। प्यारे बच्चों, यह कार्य स्थितियों में सुधार का अर्थ होता है जहाँ पर वो लोग काम करते थे वहाँ पर बहुत ही मतलब खतरनाक स्थिति होती थी, उनके सुरक्षा के कोई पुख्ते इंतजाम नहीं होते थे और बार बार कई सारी दुर्घटनाएं होकर मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। तो उस दृष्टि से ये कार्य स्थितियों में सुधार है, और ये भी हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी ज्ञापन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस, जिसको जार का महल कहा जाता है, इसके सामने पहुंचा, तो पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। कोसेक्स का अर्थ यहाँ पर प्यारे बच्चों, तो जो हमारा जो ब्लैक सी है, काला समुद्र और कैस्पियन सी, इसके बीच का जो प्रदेश है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन लोगों को कोसेक्स लोग कहा जाता है। और इस कोसेक्स लोगों को जार ने अपने मिलिट्री में उनको स्थान दिया था, या उनकी सैनिकी सेवा के रूप में उनको लिया जाता था। उस संदर्भ में ये कोसेक्स शब्द यहाँ पर है, मतलब एक प्रकार से उनके सैनिक। मजदूरों पर हमला बोल दिया। ये लोग जो थे कोसेक्स, वो ब्लैक सी जो है, काला समुद्र है, और कैस्पियन सागर के बीच के प्रदेशों के पास में रहते हैं। इस घटना में 100 से अधिक ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो खूनी रविवार, ये रविवार के दिन हुआ था, इसलिए इसको ब्लडी संडे कहा जाता है, खूनी रविवार, क्योंकि जिसमें 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए थे और 300 से अधिक घायल हुए थे। और 1905 की ये क्रांति की शुरुआत जो आगे हम लोग देखने वाले हैं, इस क्रांति की शुरुआत इसी घटना से होती है, खूनी संडे से, या जिसको ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों,
बहुत सारे रूसी क्रांति के कारण तो है, लेकिन रूसी क्रांति के जो प्रमुख दो चरण हम लोग मानते हैं, एक 1905 की जो फरवरी क्रांति है, माफ कीजिए 1905 की जो रूसी क्रांति है, वो जो ये ब्लडी संडे से शुरुआत होती है और बाद में 1917 में फरवरी में और बाद में 1917 के अक्टूबर में, यही रूसी क्रांति के चरण हैं। 1905 की क्रांति 1905 की क्रांति की शुरुआत खूनी रविवार की घटना से हुई। सारे देश में हड़तालें होने लगे इस घटना के कारण। जब नागरिक स्वतंत्रता का अभाव था, इसका विरोध करते हुए विद्यार्थी और कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद हो गए। दूसरी तरफ वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने भी संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के कुछ समय दिन मजदूर यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां अस्तित्व में आ रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया। जार ने राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगाई गई। एक तरफ उन्होंने मान्यता तो दी, लेकिन बाद में उन्होंने पाबंदियां लगाना शुरू किया, नियंत्रण रखना शुरू किया। जार ने पहली ड्यूमा को 75 दिन के भीतर, ड्यूमा ये वहाँ के पार्लियामेंट का नाम है, 75 दिन के भीतर, और पुनर्निर्वाचित जब दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया, क्योंकि ये ड्यूमा यानी कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते थे संसद के, वो जार को थोड़ा नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने उसको बर्खास्त किया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा का उन्होंने निर्वाचन किया, जिसमें उन्होंने रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला जो उसके समर्थक थे। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा, लेकिन फिर भी उदारवादी क्रांतिकारी चुप बैठने वाले नहीं थे और उन्होंने आगे अपनी कार्रवाई शुरू की। इसी बीच पहला विश्व युद्ध शुरू होता है और रूसी साम्राज्य पर क्या प्रभाव होता है देखिए। 1914 में यूरोपीय देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, जिसको केंद्रीय शक्ति कहा जाता है, सेंट्रल पावर, और दूसरा एक्सिस पावर। दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी मिल गए। इस प्रकार के ये दो खेमे थे जो विश्व युद्धों में, खासतौर पर युद्ध भूमि यूरोप की थी, लेकिन बाद में ये युद्ध का असर जो है अन्य देशों में भी फैल गया। ये सभी देश विशाल वैश्विक साम्राज्य वाले देश थे, क्योंकि इनके बहुत सारे देशों पर साम्राज्य थे। ये सभी देश विशाल साम्राज्य वाले देश होने के कारण युद्ध यूरोप से बाहर भी फैल गया और इसी को फिर नाम दिया गया प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से 1918 तक चला। इस युद्ध को शुरू में रूसियों को काफ़ी समर्थन मिला जनता का। जनता ने जार का साथ भी दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों की सलाह लेना बंद कर दिया। परिणामी उसके प्रति जनसमर्थन कम होने लगा। जर्मन विरोधी भाव के कारण सेंट पीटर्सबर्ग का नाम, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये जर्मन नाम था, बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया। जार की पत्नी जो जारीना है, मूल रूप से वो जर्मन वंश की थी और इसीलिए, और उसका एक सलाहकार था रासपुतीन, ये एक सन्यासी था। ये रासपुतीन के सलाह जरीना को देता था और जरीना फिर जार को, और इसी के कारण भी जार के एक पतन का कारण माना जाता है। तो इन लोगों के तरीकों के कारण राजशाही को पूरी तरह से, यानी कि जार के शासन को अलोकप्रिय बनाने का योगदान इस स्वयं उनकी पत्नी, और पत्नी जिसके इशारे पर काम करती थी उसका एक सलाहकार सन्यासी रासपुतीन। युद्ध में रूस को कई मोर्चे पर हार, इसमें दो प्रमुख मोर्चे थे, एक पूर्वीय मोर्चा और एक पश्चिमी मोर्चा। पश्चिमी मोर्चा में जहाँ तक फ्रांस वगैरह लड़ रहे थे वो खाइयों के साथ लड़ रहे थे, ज़्यादा नुकसान नहीं, लेकिन वहाँ पर भी पश्चिमी मोर्चे पर लड़ रही रूसी सेना को जर्मन ने काफ़ी हद तक बहुत नुकसान पहुँचाया था, वहाँ उनको पराजित होना पड़ा था। तो दूसरी तरफ से इसके कारण सेना का मनोबल टूटने लगा। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पूर्वी मोर्चे पर पीछे हटती रूसी सेना ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों, क्योंकि पूर्वी मोर्चे पर भी रूस को पराभव हुआ और जैसे ही पराभव होते देखा रूसी सेना पीछे पीछे हटती चली गई।
और जब हटते चले गए तब उन्होंने रास्ते में आने वाली जो भी फसलें हैं या भवन या इमारतें उनको उन्होंने नष्ट कर डाला ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक न सके। फसलों और इमारतों को नष्ट होने से लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी बन गए क्योंकि उनके घर उजड़ गए, उनको खाने पीने के कुछ नहीं था। इन हालात में सरकार और जार दोनों को रूस की जनता में एक प्रकार से अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आकर लड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध से उद्योग भी प्रभावित हुए, उद्योगों को बाहर से मिलने वाली मदद बंद हो गई। 1916 में कई सारे रेलवे लाइन टूट गई जिसके कारण कच्चा माल कारखानों तक तो पहुंचाना मुश्किल हो गया। उद्योगों में मजदूरों की कमी आ गई। जरूरी सामान वाले छोटे छोटे वर्कशॉप ठप हो गए। अभी मजदूरों की कमी आने का एक कारण था क्योंकि जार ने वहाँ के हट्टे कट्टे लोगों को भारी मात्रा में सेना में भर्ती कर युद्ध में भेज दिया था, इसीलिए फिर मजदूरों की कमी आ गई। छोटे मोटे जो वर्कशॉप थे वो भी ठप्प हो गए। ज़्यादातर अनाज का उपयोग सैनिकों के लिए किया जाने लगा जिसके कारण शहर में अनाज की कमी आ गई। रोटी और आटे के बहुत सारी किल्लत पैदा हो गई। 1916 के सर्दियों में तो दुकानों में अक्सर रोटी और आटे के लिए अक्सर दंगे होने लगे। इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के कारण आई। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये दूसरा भाग हम यही समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने इस दूसरे भाग में 1905 की रूसी क्रांति के बारे में पढ़ा। तो 1905 की रूसी क्रांति की एक नींव ने ही बाद में 1917 में जो क्रांति होती है उस क्रांति और बाद में 1917 की जो अक्टूबर क्रांति है वो क्रांति होती है। तो रूस में समाजवाद का विस्तार कैसे हुआ, रूस के किसान यूरोप के अन्य देशों से कैसे भिन्न थे, खूनी रविवार से आप क्या समझते हो, और रूस की 1905 की क्रांति का वर्णन कीजिए। ये 4 प्रमुख प्रश्न हैं। प्यारे बच्चों, हम यही रुकते हैं। फिर अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे पेट्रोग्राद पर किस प्रकार से फरवरी क्रांति होती है और जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसका नाम किस प्रकार से बदल के पेट्रोग्राद रखा जाता है और पेट्रोग्राद की जनता किस प्रकार से विद्रोह करती है, क्रांति करती है। उन बिंदुओं को हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।